तो आज का जो अपना डिस्कशन है वो 2-3 चीज़ों पर रहेगा। एक तो अभी जो अपनी एग्जिस्टिंग टीम जो है, उसको क्या-क्या काम किस तरीके से करने हैं, कौन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप कहीं पर भी हम कहीं पर भी जुड़ते हैं तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसको लेकर हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उस तरीके से अपन सारी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग सिरेमिक एकेडमी में जुड़े हो, तो आप लोगों का एकेडमी के तौर पर यहाँ पर फ्यूचर जो वो क्या है ना? हमें उसके बारे में चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो है टीम को बता दिया जाता है कि ये एक फैमिली है। फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है। फैमिली के अंदर जो हेड ऑफ़ जो फैमिली है, उसमें दया भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से वो क्या करता है कि भई कोई घर का सदस्य ठीक तरीके से काम नहीं भी कर रहा, उसको कम काम दे देता है और जो ज़्यादा काम कर रहा है, उसको ज़्यादा काम मिलता है। अपने घरों में ये होता है बड़ा भाई मान लो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको और काम दे दिया, उसको और काम दे दिया। जबकि एक टीम, भारत की क्रिकेट टीम जो है वो फैमिली के तौर पर नहीं खेलती, वो टीम के तौर पर खेलती है। टीम के अंदर होता है कि हर मेंबर का एक टास्क है, उसको वो टास्क करना रहता है। जो अच्छा काम करेगा, वो कैप्टन भी बनेगा और जो अच्छा काम नहीं करेगा, फिर वो टीम प्लेइंग 11 के अंदर भी नहीं खेलेगा। तो अपनी ये जो है वो टीम है। फैमिली वाला भी एक इनपुट जो होता है, वो होता है कि भई आपको किसी भी समय में कोई हेल्प चाहिए होती है, वो भी आपको मिलनी चाहिए। तो वो कैप्टन का काम है कि किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसको वो हेल्प भी समय-समय पर मिले। तो ये जो अपनी टीम है, इसमें फैमिली वाला जो इमोशनल टच है, वो होना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनलिज्म का जो टीम वाला जो टच है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ें चलेंगी। जिसमें जो अच्छा काम करेगा, उसको इंसेंटिव मिले, उसको प्रमोशन मिले, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से जो चीज़ें आगे बढ़े। तो इसके लिए हमने एक जो है प्लान तैयार किया है कि ये किस तरीके से टीम बढ़ेगी। अपनी एग्जिस्टिंग टीम तो है ही, इसके अलावा हम कुछ नए लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि अपनी कंटेंट टीम पर आज के समय में काफ़ी लोड है। आप लोग इस चीज़ को अनुभव कर ही रहे होंगे, एक-एक सदस्य कई 10-10 घंटे काम कर रहा है, अचानक से रात को 10 बजे फ़ोन आ जाता है, इसकी प्रूफ रीडिंग करो, कल अर्जेंसी है, ये पीडीएफ जानी चाहिए, तो लोड बहुत ज़्यादा है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि और नए लोग जुड़ें, उसके साथ-साथ पहले से हमारी जो टीम है, उसकी क्या आगे ग्रोथ है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लें और जो नए लोग होंगे, उनकी भी क्या चीज़ें आगे किस तरीके से चलेंगी, वो भी हमें पता रहे। तो बात करें तो जो भी नए पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो नए लोग जुड़ेंगे, तो उनके लिए हम क्या-क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है। पहली बात है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है 2 आरएस मेंस के क्वालिफ़िकेशन, 2 आरएस मेंस दी होनी चाहिए मिनिमम, जो भी नए लोग जुड़ेंगे उनके लिए। जो हायर क्वालिफ़िकेशन होगी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आईएएस, आरएस का इंटरव्यू दिया है, किसी ने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, कोई ऑलरेडी जो वो किसी रैंक पर सेलेक्टेड है, तो उन सब लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हायर क्वालिफ़िकेशन जो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि कोई हमारी जो है क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल नहीं करता है, तो वो प्लीज़ अप्लाई ना करें। आगे आने वाली टीम के लिए कह रहा हूँ, जो एग्ज़िस्टिंग टीम है वो वैसे की वैसे रहेगी, पर आगे आने वाली जो हमारी टीम है, वो यदि 2 आरएस मेंस नहीं दे रखे हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई ना करें। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम जब वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो उसके लिए भी हमें जो वो ना कहें, तो वो भी हम नहीं दे पाएँगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमारी पूरी ये सिस्टम किस तरीके से चलना चाहिए। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ प्लान की बात करें, सबसे पहला जो होगा वो है 15 दिन का एक प्लान। जैसे कि हमारे कुछ 2 नए मेंबर जुड़े हैं, सचिन जी जुड़े हैं, सौरभ जी जुड़े हैं। तो इनका 15 दिन का इनिशियल 15 डेज़ का जो है वो चल रहा है। इस दौरान ये क्या करेंगे कि भई 15 दिन ऑफ़िस में आएँगे, सीखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कितने वर्किंग आवर होता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी संस्था को जॉइन तो कर लेते हैं, किसी चीज़ को जॉइन तो कर लेते हैं। बाद में हमें पता लगता है कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है या फिर यहाँ ये दूरी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उसके मन में भी रहता है और फिर हमारे मन में भी कई बार आ सकता है कि यार इसको जॉइन तो करवा लिया पर उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए 15 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखा है। उस 15 दिन में शुरुआत के 15 दिन में वो आएँगे ऑफ़िस, ऑफ़िस डिस्टेंस कितनी क्या पड़ती है, क्या वो एडजस्ट उनके हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्किंग आवर्स कितने हैं, किस प्रकार का यहाँ पर वर्किंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग खुद बताएँगे 15 दिन बाद कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है।
इस 15 दिन को हम भी एक तरीके से चेक कर लेंगे कि भाई हाँ वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनका जो फाइनल अप्रूवल है वो होगा 15 दिन के बाद। ठीक है। उसके बाद में 3 महीने का अगला जो उनका स्टेप रहेगा उसको अपन नाम दे देते हैं इंटर्नशिप। अगले 3 महीने में वो और कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि प्रूफ रीडिंग है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। शुरुआत में चीज़ें नहीं पता होती हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें वो सीखेंगे। कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं, वर्ड फाइल क्या होती है, पीपीटी क्या होती है ना, इन सब चीज़ों को वो अगले 3 महीनों के लिए सीखेंगे। उनकी एक सैलरी रेंज है, वो लगभग ये सैलरी रेंज रहेगी। ये सैलरी रेंज एक अप्रोक्स है, इसमें शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। पहले 3 महीने के लिए ऑलमोस्ट ये सैलरी रेंज इसी के आसपास रहेगी। उसके 3 महीनों बाद में उसको बना दिया जाएगा किसी एक प्रोजेक्ट का लीडर, जिसके अंदर उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लो कि वीरेंद्र जी के पास में एक प्रोजेक्ट है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के पेपर बनाने हैं और आपको 2 लोगों की हमने टीम और दे दी, तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर का पूरा काम आप देखोगे, उसकी प्रूफ रीडिंग करवाना और वो क्या उस टीम से काम करवाना वो आपका काम है। इसी तरीके से मान लो तुलसी जी को हमने जो जिम्मेदारी दे दी कि पेपर बनाने का वाला काम है वो आपको देखना है, आपके अंडर में 1-2 लोगों की टीम आपको मिलेगी, तो आप किस तरीके से कौन सा काम किस मेंबर को असाइन करना है वो आप देखोगे। आप किसी रिपोर्ट 3 महीने तक आप क्या रहोगे, प्रोजेक्ट लीडर रहोगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी संस्था में जो सैलरी वो 1 साल बाद बढ़ती है, लेकिन आप इस स्टेप से इस स्टेप पर आओगे तो वैसे ही आपके सैलरी जो है वो इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। 3 महीने तक आप रहोगे प्रोजेक्ट लीडर। तो अभी तक आपको ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने बाद में आप जो है यहाँ पर बन जाओगे टीम लीडर। टीम लीडर यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि भाई पेपर मेकिंग जो हमारी है टीम जो है जो मेंस की टेस्ट सीरीज देख रही है उसके टीम लीडर पुनीत सर हैं। पुनीत सर ने आगे 2 जो प्रोजेक्ट लीडर हैं जैसे मान लो तुलसी जी हैं उनको बताया कि आपको इस सब्जेक्ट का ये पेपर बनवाना है तो प्रूफ रीडिंग के लिए, तो ये हमारे क्या हो गए टीम लीडर। ये टीम लीडर जो 6 महीने के लिए रहेंगे वो आगे प्रोजेक्ट लीडर को काम बताना, प्रोजेक्ट लीडर फिर आगे जो काम बताएंगे। तो अभी जो आपको टीम जो एग्जिस्टिंग टीम दिख रही है ये डबल ट्रिपल भी होने वाली है अगले 1 साल के अंदर। खूब बड़ी टीम अभी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि भाई प्रोजेक्ट लीडर के नीचे फिर 2 लोग कौन होंगे, तो वो 1 साल के अंदर अंदर ये टीम जो अच्छी खासी बड़ी टीम होने वाली है। तो हमें टीम लीडर की, प्रोजेक्ट लीडर की, सबकी आवश्यकता पड़ेगी और सब उसी सीक्वेंस के अंदर चलेंगे। पूरी प्रॉपर एक हायरार्की होनी चाहिए। जो हम पबैड के अंदर पढ़ते हैं कि प्रॉपर एक हायरार्की होनी चाहिए, एक जो वो जो यूनिटी ऑफ ऑर्डर, आदेश की एकता, वो सब होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हों, उन सब चीज़ों को यहाँ पर अपन इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो टीम लीडर जो है वो आप रहोगे 6 महीने तक, सैलरी रेंज बढ़ जाएगी। अब आपको कोचिंग ज्वाइन किए हुए 1 साल हो चुका है। 3 महीने इंटर्नशिप, 3 महीने प्रोजेक्ट लीडर, 6 महीने टीम लीडर। उसके बाद में अगला जो स्टेप होगा आपको सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी के रूप में बनने का मौका मिल सकता है, जिसके अंदर आप टीम लीडर के रूप में भी काम करोगे और एक्स्ट्रा जो टाइम होगा वो आपको सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी। सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी का मतलब क्या होता है कि सामान्यतः संस्था में क्या होता है कि एक टीचर है, वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन पेपर डिस्कशन भी उसी को लेने हैं, कोई स्टूडेंट का कोई डाउट आया वो भी उसी को देखना है, तो इतनी सारी चीज़ें उससे फिर मैनेज नहीं होती है। इसकी बजाय क्या हो कि एक सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी हो किसी प्रॉपर एक सब्जेक्ट का, कि मान लो पॉलिटी सब्जेक्ट है, पढ़ा मैं रहा हूँ, उसके बाद में हमारी एक सेकंड लाइन है, वो पेपर डिस्कशन लेना है वो लेंगे पॉलिटी का, कोई स्टूडेंट का डाउट आ रहा है वो देखेंगे, पॉलिटी का पेपर हो रहा है उसकी प्रूफ रीडिंग वाला काम है तो वो देखेंगे। तो उस तरीके से सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी के रूप में आपको प्रमोट किया जाएगा। 1 साल हो चुका है उसके बाद। और साथ के साथ आपको टीम लीडर के रूप में भी काम करना है, क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी में ऐसा बहुत ज़्यादा घंटे की क्लासेस आपको शुरुआत में नहीं रहेंगी। उसमें सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, पेपर डिस्कशन रहेगा, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी के रूप में आप जो वो काम करोगे। इसमें सैलरी क्या रहेगी, टीम लीडर वाली सैलरी तो है ही, क्योंकि टीम लीडर वाला तो आप काम कर ही रहे हो। इसके अलावा आप जितनी क्लासेस लोगे, मान लो कि 2 पेपर डिस्कशन लिए, 2 पेपर डिस्कशन की जो सैलरी बनती है, तो क्लास ड्यूरेशन कितनी है उसके बेसिस पर आपको वो भी रहेगी। तो अब आपको कोचिंग ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हो चुका है, 6 महीने आप इसमें रहोगे। उसके बाद में आपको बढ़ा दिया जाएगा जूनियर फैकल्टी। जूनियर फैकल्टी के तौर पर क्या होगा कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके PYQ डिस्कशन, जो अपन PYQs जो अपन कंपाइलेशन कर रहे हैं, जैसे RS प्रीलिम्स के अपन ने PYQ जो है वो कंपाइल किए, तो उसके डिस्कशन के लिए उसकी वीडियोज अपने पास प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे इस बार अपन ने RS के प्रीलिम्स के PYQ की एक बुक निकाली, बहुत अच्छी बुक निकाली, लेकिन उसका उसका डिस्कशन नहीं हुआ, तो वो जूनियर फैकल्टी के तौर पर काम करेंगे। और उसके बाद में जो है सब्जेक्ट फैकल्टी,
अब से हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली, क्योंकि अभी इसमें पूरी में अभी आपको सब लोग नए हो, यहाँ तक पहुँचने में 1-1.5 साल लगेगा, तो 1-1.5 साल के बाद हम कोशिश करेंगे कि सारी फैकल्टी अपनी कंटेंट टीम में से होकर जाए, क्योंकि उस समय में उस फैकल्टी को पता होगा कि कैसे पीपीटी बनती है, कैसे जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीज़ों से होकर गुजरे। जैसे मैं खुद का बताऊं तो मैंने कॉपी चेकिंग भी की हुई है, मैं कंटेंट टीम में भी रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें देखी हुई है, इसलिए मुझे पीडीएफ का भी पता है, मुझे पीपीटी का भी पता है, मुझे वर्ड फाइल का भी पता है, और कैसे जो है प्रूफ रीडिंग करनी है, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, वो सारी चीज़ें जो वो पता है। तो हाँ, बंटवा दो, कुछ समोसे वगैरह आए हैं वो बंटवा दो, ठीक है। तो ये जो अगला जो अपना रहेगा सब्जेक्ट फैकल्टी का, तो सब्जेक्ट फैकल्टी के तौर पर आपको वो सारी चीज़ें पता रहे। और अभी एक चीज़ ये भी होती है कि एक टीचर पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का लोड है, एक एक टीचर को 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे यदि अपन बड़े विजन के साथ चल रहे हैं, उसके बाद में हमें इस चीज़ पे आना पड़ेगा कि एक टीचर के पास बहुत ज़्यादा लोड भी ना हो, इसके लिए हमें काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो अपन जूनियर फैकल्टी और सीनियर फैकल्टी या सब्जेक्ट फैकल्टी के रूप में चीज़ों को तैयार करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों में आपका डेडिकेशन भी दिखना चाहिए, 1-1.5 साल तक जुड़े भी रहना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को यदि आप लगातार करते हो तब आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, तब तक आप सारी चीज़ों से रिफाइन होके यहाँ तक आ पाओगे, ठीक है ना। तो ये पूरी चीज़ें हैं। वर्किंग आवर्स वगैरह का बता देते हैं। मान लो जो भी नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मिनिमम वर्किंग आवर जो वो 6 घंटे पर डे रहेंगे। नॉर्मल वर्किंग आवर जो जो भी मैंने सैलरी बताई है, सैलरी की जो रेंज बताई है, वो 9 घंटे पर डे के हिसाब से है। लेकिन मान लो कोई कहता है कि नहीं, मैं 9 घंटे नहीं आ सकता, मैं आपकी कोचिंग के साथ जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में दिन में 6 घंटे का ही टाइम है, तो वो मिनिमम 6 घंटे के लिए जुड़ सकता है। कोई आके कहे कि मैं 4 घंटे के लिए जुड़ना चाहता हूँ, उसको फिर हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना। मिनिमम 6 घंटे वर्किंग आवर रहेगा। नॉर्मल वर्किंग आवर जो भी मैंने सैलरी की रेंज बताई है वो इसके अकॉर्डिंग है। कोई कहता है 6 घंटे जुड़ूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। हॉलीडेज आपको पता ही है, संडे क्या छुट्टी रहती है, इसके अलावा जो भी कोई त्यौहार वगैरह है, जैसे होली पर अपन ने 3 दिन की छुट्टी दी। अब इसके अलावा ये आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है एग्जाम लीव। कि हम में से सारे जो लोग हैं, हम यहाँ पर किसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए या फिर टीचर बनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए आए। लेकिन हम साथ के साथ जो है ये काम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें सीखें, थोड़ी अर्निंग हो जाए, इन सब पर्पज़ के साथ अपन यहाँ पर आए हैं। तो हमें एग्ज़ाम के दिनों में छुट्टियाँ भी चाहिए। इसके वजह से ऐसा ना हो कि हमारी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको हम भूल ही जाएँ और नए फील्ड के अंदर आ जाएँ। इसलिए एग्ज़ाम की तैयारियों की छुट्टी के लिए आप मान लो कि 17-18 जून का आरएस मेंस दे रहे हो, तो आप 15 दिन की तो पूरी छुट्टी ले सकते हो। यानी कि 1 जून से आप आना कंप्लीटली बंद कर सकते हो, और 1 महीने तक की आप हाफ डे ले सकते हो। यानी कि इस बार का कोई आरएस मेंस दे रहा है, तो वो यहाँ पर छुट्टी का क्या तरीका रहेगा, 15 दिन तो आप कंप्लीट लीव ले सकते हो, और जो मई महीना है उसमें आप कहो कि मुझे हाफ डे कर दो, और एग्जाम के बाद 17-18 जून के बाद मैं वापस प्रॉपर जब फुल डे आना शुरू कर दूंगा, तो वो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलेगा। सैलरी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। 15 दिन की छुट्टी है तो फिर वो नॉन पेड लीव है, या फिर उसका 20% कुछ देख लेंगे, और आप एक बार के लिए नॉन पेड ही मान के चलो। इसमें हाफ है तो फिर वो हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम लीव रहेगी। ये जो एग्जाम लीव है वो साल में 2 बार मिल सकती है। तो आप मान लो कि भाई ईआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, मुझे उस टाइम छुट्टी चाहिए, मुझे जो आरएस मेंस का एग्जाम देना है उस टाइम छुट्टी चाहिए। आप फिर थोड़े दिन बाद आ जाओ कि अब मुझे इंटरव्यू के लिए भी छुट्टी चाहिए, अब मुझे जो वो आरएस प्री के लिए छुट्टी चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हो तो फिर क्या होगा, जो भी आपका जो साथ हमने जो प्लान बताया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यदि आप ऐसा करके आते हो तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे। मान लो कि आप 5th स्टेप पर थे, आप जो वो सेकंड लाइन ऑफ टीचिंग फैकल्टी बनने वाले थे उस पर आ चुके थे, और आप इस तरीके से बीच में 3 महीने डिसकंटिन्यू हो गए, तो वापस आप 4th स्टेज पे चले जाओगे। वापस फिर आपको टीम लीडर के रूप में काम करना पड़ेगा 6 महीने, उसके बाद आप वापस आओगे 5वें पर। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान रहेगा। तो अपन इस टीम को जो वो और बड़ी बनाते हैं ताकि आप लोगों का भी काम आसान हो, हम लोगों का काम आसान हो, प्लस उसके अंदर और क्वालिटी आए। जैसे अपने मेंस के जो नोट्स है इस बार बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ गए हैं। अपन को मानना पड़ेगा कि आरएस मेंस के इससे बेहतर नोट्स अभी तक के समय में मार्केट में नहीं है। लेकिन हम कुछ 1-2%, 5% और सुधार कर सकते थे फॉर्मेटिंग के लेवल पर, है ना। मानना पड़ेगा, उसमें क्या चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को मानने में। स्पोर्ट्स नहीं होगा कि जैसे नोट्स है या फिर एथिक्स के नोट्स है, जहाँ पर चैप्टर खत्म हो रहा है उससे अगले पेज से चैप्टर शुरू होना चाहिए था, लेकिन हमारी फॉर्मेटिंग जो है उसमें प्रूफ रीडिंग में प्रॉब्लम रही या फिर जल्दीबाजी में जो भी काम हुआ, तो वो उसी पेज से हमने शुरू कर दिया, तो वो होना चाहिए था। तो ये
काम प्रॉपर उस तरीके से चले, काम के अंदर क्वालिटी अपनी बढ़े। ये जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, इसमें अपने पास काम बहुत है। कईयों को लगता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा, जैसे आज उन्होंने पहला ही दिन है, वो कह रहा है कि प्रूफ रीडिंग तो एक ही बार तो सब्जेक्ट की प्रूफ रीडिंग करनी होती है, वो तो हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या काम मिलेगा। काम इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे पर ये काम जो वो ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो वो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये हमने पहली चीज़ डिस्कस की कि किस तरीके से हमारी टीम जो है वो आगे प्रोग्रेस करेगी, हमारे साथ साथ आप भी प्रोग्रेस करोगे, और किस तरीके से हमें टीम के रूप में काम करना है। फैमिली वाली जो चीज़ है वो कहने के लिए अच्छी लगती है, पर फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। हम काम करेंगे किस रूप में, टीम के रूप में काम करेंगे, या फिर टीम प्लस फैमिली का आप जो है इसे नाम दे दो, फैटिम नाम दे दो। फैटिम नाम दे सकते हैं कि फैमिली प्लस टीम के रूप में काम। फैमिली के जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेंगे, फैमिली के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हम छोड़ देंगे। फैमिली के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं दया भावना। फैमिली के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो अच्छा काम कर रहा है उसको और ज़्यादा काम दे दो, जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको बस चलाए रखो किसी तरीके से, क्योंकि फैमिली में किसी को बाहर नहीं निकाला जाता, तो उसको बस चलाए रखो, ढोते रहो, तो वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो काम चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करना चाह रहे थे। पहला पॉइंट सबको क्लियर है, सब सही है, इसी तरीके से होना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं अपन सेकंड पर, कि जो मेंस की जो टीम है अपनी पेपर बनाने वाली, उनको और किस तरीके से काम करना है। अभी तक बहुत अच्छा काम चल रहा है, मानना पड़ेगा, अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज जो सबसे अच्छी चल रही है। इतनी अच्छी कॉपी चेकिंग हो रही है, इतने अच्छे पेपर बन रहे हैं, टाइम पर सारी चीज़ें हो रही है, एक हफ्ते में रिजल्ट आ रहा है, क्वालिटी के साथ पेपर बन रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। जब आपको 1000-1200 लोग आपके यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, तो ये एक हफ्ते में सारी चीज़ें होना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद पेपर बनना, पेपर जो वो टाइम पर बनना, डेली पेपर बनना, डेली पेपर बनाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अपने यहाँ पर डेली पेपर बन रहे हैं, उसके अंदर नए इनोवेशन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ वगैरह अपने शामिल की, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम इसे और अच्छा कैसे करें, और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे करें, तो अब अपन चलते हैं दूसरे स्टेप पर, जिसमें मेनली अपन डिस्कस करेंगे मेंस की टेस्ट सीरीज टीम में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर।